तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2020 का डिटेल मेडिकल एग्जाम होने वाला है। तो अभी उसकी कट ऑफ आ चुकी है। तो बेसिकली जो लोग एलिजिबल हैं वो अपना डेमी देने जा सकते हैं, और कई लोग इसमें कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। कट ऑफ एनालिसिस हम बाद में करेंगे, पहले हम आपकी जानकारी के लिए हम बताएंगे कि आपका डिटेल मेडिकल एग्जाम कैसा होगा। एज पर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया, अगर किसी को प्रीवियस वीडियो देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है, मेरा एसएससी सीपीओ 2019 का। तो मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ 2018 का, ठीक है, मेडिकल का। तो हम बात कर लेते हैं जो आपका डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा और री मेडिकल एग्जाम होगा। अगर आप डिटेल मेडिकल एग्जाम में पास हो जाओगे तो आपका आर्मी नहीं होगा। अगर डिटेल मेडिकल एग्जाम में आपका कोई भी इशू बनता है तो आपका आर्मी होगा, री मेडिकल होगा। तो वो आपका नेक्स्ट डे हो जाएगा। जैसे आपका जो डीमी 2 दिन का प्रोसीजर होता है, तो 2 दिन के बाद आपका जो तीसरा दिन होगा वो आर्मी के लिए हो जाएगा। या तो एक दिन की छुट्टी के बाद आर्मी होगा, या तो नेक्स्ट डे, मतलब जो आपका सेकंड डे है उसके नेक्स्ट डे वाले पे आपका रीमेडिकल हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई भी इशू बनता है। तो हम बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट डे क्या होता है। पहले फर्स्ट डे आपका वो काम होगा जिसका काम ज्यादा लगता है, मतलब जो आपका यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे रिपोर्ट है। ये बेसिकली ये इसलिए करा जाता है क्योंकि जो इसकी रिपोर्ट आती है वो टाइम लग जाती है, टाइम टेपिंग रिपोर्ट होती है। तो एक दिन का वक्त लग जाता है पूरे प्रक्रिया में। और हम जहां भी हमें ले जाया जाता है एज जैसे आपका मेडिकल जो होगा वो बेसिकली सीएपीएफ नोडल एजेंट, मतलब जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने पास कराते हैं। और जैसे आपको एनआर का फेमस है जलंधर, बीएसएफ जलंधर वाला सबसे ज्यादा फेमस है एनआर रीजन के लिए। तो मोस्टली कैंडिडेट का वहां पे होता है एनआर के लिए। तो वहां का मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, पहले का भी एज पर 2018 और एज पर 2019 मेडिकल। तो मेरे को दोनों का हिसाब पता है। हमारे टाइम पे 18 टाइम पे क्या होता था, आपका मेडिकल एग्जाम जो होता था आर्मी बाद में होता था, 15 दिन बाद, मतलब 1-2 महीने बाद होता था। 15 दिन तक आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी। अब जो 2019 में मेडिकल हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रीमेडिकल नेक्स्ट डे हो जाएगा, मतलब थर्ड डे पे। तो हम बात कर लेते हैं आपका जो यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे, ये तीनों चीज आपकी हो जाएंगी और इसकी रिपोर्ट आएगी। और नेक्स्ट डे इसका सारा चीज वो डाटा बनाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह और यूरिन टेस्ट वगैरह करा सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। और ध्यान देना, अगर आपको जैसे आपकी उंगलियां हमेशा दबाने पर रेड होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में खून की कमी नहीं है और जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़िया है। बाकी आप अपनी सुविधा के लिए एक बार टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि एक बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो कम था, 11 था, जो कि 14 से 18 होना चाहिए। और फीमेल्स का कम होता है, 12 के आसपास एक एवरेज माना जाता है। तो वो उनके पास जो रेंज होती है आपको वो रेंज फॉलो करनी है। फिर हम सेकंड डे की बात कर लेते हैं। आई वेट, हाइट, बीपी, कैरी एंगल, नॉकनी, नो टैटू, प्राइवेट पार्ट्स। बेसिकली ये मैंने हैंड से लिखा है तो भाई एक टच का थोड़ा सा अलग होता है, राइटिंग समझ नहीं आएगी कोई बात नहीं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, तो उसमें मैंने स्पेशली मेंशन कर रखा है। तो आइज में आपका बेसिकली जो आपकी आइज होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है, आइज आपकी 6/6 होनी चाहिए। ओहो, अब 6/9 भी लोग कहते हैं कि 6/9 चलेगा क्या। देखिए, आप मेडिकल जब आप किसी पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हैं तो वहां पे स्पेक्स अलाउ नहीं होते। तो जो 6/9 है वो भी मतलब टेम्परेरी हम काम कर सकते हैं उससे। मगर 6/9 उस बंदे के लिए एलिजिबल है, जैसे आप राइट हैंडेड पर्सन है तो आपकी राइट आइज, मतलब जिस साइड आपका राइट हैंड है उस साइज की आइज जो होनी चाहिए वो प्योरली 6/6 की होनी चाहिए, और दूसरी आइज 6/9 तक चल सकती है। तो आपको यही समझना है, आप जो भी 100% है आपका उस साइड का जो आई है वो 6/6 होना चाहिए, और दूसरा आई 6/9 तक चल सकता है। वेट की बात करें, वेट में किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। सिर्फ वेट पोर्शन की अगर बात करें तो किसी को वेट पॉइंट में निकाल के डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। और 5 से 10 के रेंज में आपका फ्लैक्चुएट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका एक रेंज है भाई 65 से 75, तो +5 +5 -5 चलेगा, ठीक है, उसमें इशू नहीं होना चाहिए। हाइट एज पर योर कैटेगरी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर इसमें भी पॉइंट का इशू आता है तो भाई वो एक उनका जो मेजरमेंट का तरीका है आप उसको क्लेम वहां पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा जो हाइट है तो फिर वो कोर्ट केस का मैटर बनता है, तो उसके लिए भाई मेरे को इतनी जानकारी नहीं है कि कोर्ट केस कैसे होता है, मगर कोर्ट केस किया करते हैं लोग।
अगर आपको कोई भी इशू होता है, आपको किसी चीज में भी, जैसे मैंने एक बंदे को कैरिंग एंगल में 18 डिग्री पे निकाल दिया, तो मैंने उसे कहा कि भाई तू कोर्ट केस कर ले, क्योंकि भाई कैरिंग एंगल का जो इशू है वो 20 डिग्री तक लिया जाता है। अगर उस डॉक्टर ने 18 डिग्री पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो वो डॉक्टर की नौकरी पूरी जा सकती है, या तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, वो सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि जो एप्रोप्रिएट डाटा है वो 20 डिग्री के अंदर होना चाहिए आपका कैरिंग एंगल। अब वो नापते कैसे, वो भी आप मेरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने ये बना रखी है कैरिंग एंगल से रिलेटेड, तो आपको उससे भी दिक्कत नहीं होगी। बीपी दोस्तों, बीपी के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना जब भी आपका हो। और आपका अगर बीपी ज्यादा भी आता है कोई दिक्कत नहीं, आपका 2-3 बार चेक कर लेंगे, वो फाइनल जब तक उनको लगता है तो वो चेक कर लेते हैं। और अगर री मेडिकल में भी होगा तो आपको, अगर री मेडिकल मिलना नहीं चाहिए वैसे तो, और 150-160 तक चल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा 155 था भाई, फर्स्ट टाइम था तो इसलिए होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप मेडिकल देने जा रहे हो तो थोड़ा सा इशू हो जाता है, मगर मेरे को क्वालिफाई कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर नॉकनी, देखिए कैरिंग एंगल आपका बेसिकली हैंड शोल्डर में होता है, और नॉकनी आपका बेसिकली जो आपका लेग्स है उसमें चेक किया जाता है, बीच में गैप। ठीक है, टैटू वगैरह का एक साइज होता है, जो जैसे आप राइट हैंडेड पर्सन है तो आपके लेफ्ट, मतलब राइट हैंडेड पर्सन से मतलब नहीं, आपका जो राइट हाथ ही सल्यूट करेगा, तो आपके राइट हैंड में नहीं होना चाहिए टैटू। और जो आपके लेफ्ट हैंड में है उसमें कुछ लिमिटेशन है, जो उनके पैरामीटर्स के हिसाब से आपको अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको हटवा सकते हैं। आपको अगर ज्यादा जो आपका उसमें कुछ साइज होता है 1/4 ऑफ आपका जो जैसे आपका जो लेंथ होती है, हाफ लेंथ होती है, उसका 1/4 कुछ कहा जाता है, तो वो आपको उस लेंथ के बराबर है तो आपका चल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आपके सल्यूटिंग पार्ट एरिया में नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट पार्ट्स भी वगैरह चेक होते हैं, तो बेसिकली ये अपना, जैसे इसमें हमारा एक वो भी चेक होता है, क्या नाम है आपका, हार्निया वगैरह सिम्टम्स, तो वो नॉर्मली किसी को होता नहीं है, और किसी को हो जाए तो उस चीज के लिए आप सब थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाएं। और जो सर्जरी वगैरह अलाउ है इसमें, सर्जरी आपकी अलाउ होती है 6 मंथ तक। आपने कोई भी सर्जरी 6 महीने पहले कराई है तो आप अपने पास वो रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर वो मांग करते हैं कि आप अपने रिकॉर्ड्स दिखाइए, तो आप अपना वो सर्जरी दिखा सकते हैं, जिससे उनको भी अगर चेक करना है वो आप एक और बार चेक करेंगे, वो री मेडिकल में भेज देंगे। री मेडिकल में वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे वो आपका चेक करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको निकाला जाएगा। और आपकी बचपन की कोई अगर आपको दिक्कत हुई थी बचपन में, आपने सॉल्व करा लिया, तो वो मतलब उसके मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर को भी अंदाजा होता है, पता रहता है कि ये मतलब कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो ये कब का होगा। बाकी आप अपने सेफ्टी के लिए अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाएं। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। तो बाकी भाई आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आप कोई भी चीज मेंशन करते हैं, कमेंट करते हैं, तो 24 घंटे का आपको वेट करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली जब भी मैं एक्टिव होऊंगा तो मेरे को नोटिस आ जाएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आपको कोई भी डर के नहीं जाना, आराम से रिलैक्स होके जाना है, आपका बहुत अच्छे से वहाँ स्वागत होगा। हाँ, स्वागत से बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको जैसे रूम वगैरह बढ़िया ले लेना, प्रॉपरली फ्रेश वगैरह हो जाना। उन पर्सन्स के लिए जैसे किसी को वजन वजन का ज्यादा दिक्कत होता है, तो वो लोग प्रॉपरली फ्रेश हो सकते हैं, अपना डाइट वगैरह भी कम कर दें। तो 1 महीने के अंदर आपका ये मेडिकल होने वाला है, क्योंकि 1 महीने के बाद ही शेड्यूल हो जाता है एज पर प्रीवियस डाटा के हिसाब से। तो आप सभी अभी अपने डाइट में चावल कम कर दें, कि किसी को वजन कम करना है, और चावल बढ़ा दें अगर किसी को वजन बढ़ाना है। तो एज पर कंडीशंस के हिसाब से आप अपना डाइट चेंज कर सकते हैं। और रही बात, आप फल फ्रूट्स वगैरह खाएं, मल्टीविटामिन वगैरह मतलब लेते रहें, जैसे टैबलेट्स नहीं कह रहा, मतलब आप अपने डाइट में विटामिन से लेते रहें। और किसी को आइस की प्रॉब्लम है थोड़ा सा भाई, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप कैरेट्स का सीजन है, आप कैरेट्स खाएं, गाजर का हलवा, मगर गाजर के हलवे के साथ आप चीनी का इस्तेमाल ना करें, चीनी का कम इस्तेमाल करें, कहीं आपको पता चले डायबिटीज हो जाए भाई चीनी के चक्कर में, और कहोगे कि मैंने आपको रिकमेंड किया था गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बना के खा सकते हैं, उसमें चीनी कम कम मात्रा रहनी चाहिए, वो बेसिकली आपकी आइस के लिए बेनिफिशियल है। और आइस के साथ मैंने बात करनी थी कि आप अपने आइस को कभी भी हीट मत होने दिया। जैसे आप पीसी वगैरह पे आप बैठते हो तो आपकी आंख गर्म हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर आइस वॉश करनी चाहिए। इससे मतलब आपकी जो आइज है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और मॉर्निंग में उठने के बाद आपको आइस पर अपने ठंडे हाथ रखने चाहिए, जो आपके पाम है
वो रखने चाहिए, जिससे आपकी आइज जो है वो अगर गर्म भी है तो वो ठंडी हो जाएगी। तो वो आपको अगर वो डेली रूटीन में आपको करना चाहिए। और मॉर्निंग में आप सभी को लूक वार्म वाटर पीना चाहिए। लूक वार्म वाटर सभी को पीना चाहिए, और जिनको फैट कम करना चाहिए उनको थोड़ा सा और ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जो फैट बेसिकली ब्रेक डाउन होता है वो गर्मी की वजह से होता है। और जो हमारा लूक वार्म वाटर हम जो पीते हैं, गर्म पानी, गुनगुना पानी, उससे हमारा वेट लॉस ज्यादा होता है, एज पर जिन बंदों को वेट लॉस करना है। और नॉर्मली आपको 2 गिलास तो पानी पीना चाहिए इन मॉर्निंग, क्योंकि आपको फ्रेश होने के लिए वो 2 गिलास पानी इनफ है, जिससे आप प्रॉपरली फ्रेश हो सकते हो। और देखिए भाई, अगर आप प्रॉपरली फ्रेश होते तो आपकी कई सारी बीमारी कम हो जाती है। देखिए, पेट आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वही एक मेन है आपकी बॉडी में। अगर उसने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करा तो आपके शरीर को दिक्कत होगी। अगर उसने अपना खाना मतलब प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया तो आपके शरीर में दिक्कत होगी, गैस बनेगी। तो इस चीज के लिए आप सभी को एक नॉर्मल गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, लूकवार्म वाटर पीना चाहिए। और कई सारी जो भी आपको चीजें नहीं पता आप पूछ सकते हैं। तो अपने लाइफ में थोड़ा सा मेंटेन करके चलें, प्रोटीन डाइट मेंटेन करके चलें, विटामिन मेंटेन करके चलें भाई। गाजर का हलवा, गाजर भी नॉर्मल खा सकते हैं बॉईल करके। आपका मीठा मीठा आलू होता है वो भी खा सकते हैं, चुकंदर होता है वो भी खा सकते हैं। तो आपको लाइफ में कई सारी चीजें खानी चाहिए, जिससे आपको मल्टी, आपके शरीर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी आपको जैसे हमारे पास जितने आयुर्वेदा में कई सारी चीजें हैं, तो आप उसे इंटेक करते रहना चाहिए। जैसे नींबू पर डे लेना चाहिए, और नींबू के अलावा हमें आंवला खाना चाहिए, विटामिन सी का स्रोत तरह है। तो ये कई सारे विटामिन के स्रोत तरह हैं, वो आपको पता होना चाहिए, आपको अपटेक करना चाहिए। जो हम बात कर लेते हैं विटामिन बी सी, बेसिकली आपको डेली अपटेक करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जैसे नींबू पर डे, खाली पेट नहीं, नॉर्मली खाने के साथ ले सकते हो आप, हाफ लेमन। तो आपको नींबू लेना चाहिए, जिससे आपकी विटामिन सी की कमी पूरी होती है। और विटामिन बी के लिए जितने भी अलग अलग तरीके हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। आपके शरीर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखिए, आप एक मेडिकली फिट होना चाहते हैं और अपनी लाइफ के आगे भी, देखिए बात सीपीओ मेडिकल की भी नहीं है, बात आगे की भी है। अपनी लाइफ में आपको चलना है, कई सारी बीमारी को अगर आपको कम करना है तो आपको एक नॉर्मल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। नॉर्मल डाइट के अंदर कई सारी चीजें आनी चाहिए। आपको किसी किसी चीज से भागना नहीं है। लाइफ में जितने मतलब जो रिकमेंडेशन होनी चाहिए वो खानी चाहिए। जैसे कोई कहता है करेला नहीं खाना चाहता, ये सारी चीजें नहीं होनी थी। थोड़ा थोड़ा अपटेक तो हमें हर चीज का करना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और वीडियो के साथ बने रहें।